राहुल ने कहा, रिया, आज शाम को गाड़ी से मुझे मुंबई जाना है, मेरा सूटकेस तैयार कर देना। शाम को जाना है और अब बता रहे हैं, कल रात भी तो बता सकते थे। रिया को पति की लापरवाही पर क्रोध आ रहा था। ऐसी कौन सी नई बात है, हमेशा ही तो मुझे बाहर आना जाना पड़ता है। राहुल ने कुर्सी से उठते हुए कहा, कब तक लौटोगे? आने वाले दिनों के अकेलेपन की कल्पना से रिया भावुक हो गई। यही कोई 10 दिन लग जाएंगे। तुम चाहो तो अपनी मौसी के यहाँ चली जाना, नहीं तो आया से रात को यहीं सो जाने को कहना। कहकर राहुल अपना ब्रीफकेस लेकर निकल पड़ा। दरवाजा बंद कर रिया सोफे पर आ बैठी तो उसका दिल भर आया। रिया कुछ क्षण घुटनों में सिर छिपाए बैठी रही। अपनी कारोबारी दुनिया में खोए रहने वाले राहुल के पास रिया के लिए 2-4 पल भी नहीं रह गए हैं। कम से कम राखी साथ होती तो ये दुख वह भूल जाती। इतने बड़े मकान में घंटों अकेले पड़े रहना कितना खलता है। रिया के 12 वर्षों के दाम्पत्य जीवन में न कोई महकता क्षण है, न कोई मधुर स्मृति। राहुल शाम को ऑफिस से लौटकर झटपट तैयार होकर निकल पड़ा। रसोई की बत्ती बुझाकर रिया कमरे में चली आई। रिया लेट चुकी थी, नींद तो आने से रही। अलमारी से यूं ही एक किताब लेकर पलंग पर बैठ गई। पहला पन्ना उल्टते ही रिया की नजर वहीं ठहर गई, प्यार सहित रिंकू। रिया के 20वें जन्मदिवस के अवसर पर रिंकू ने ये किताब उसे भेंट की थी। रिया का मन अतीत की स्मृतियों में खो गया। रिया, मेरे रिंकू भैया अपनी पढ़ाई खत्म करके कोलकाता से आ गए हैं। भैया भी तुम्हारी तरह बहुत अच्छा वायलिन बजाते हैं। शाम को आना। रिंकू कॉलेज जाते समय उसे न्योता दे गई। रिया का संगीत प्रेम उसे शाम को रिंकू के घर खींच ले गया। रिंकू ने वायलिन बजाना शुरू किया और रिया वायलिन की धुनों में खो गई। रिंकू की नौकरी उसके पिता की फैक्ट्री में ही लग गई। रिया नई नई धुनें सीखने के लिए रिंकू के पास जाने लगी थी। रिंकू उसकी खूबसूरती व मासूमियत पर फिदा हो गया था। एक दिन रिंकू ने अचानक ही पूछ डाला, रिया, अपने पापा से बात क्यों नहीं करती? किस बारे में? हम दोनों के विवाह के बारे में। रिया वायलिन एक ओर रखकर खिड़की के पास जा खड़ी हुई। लॉन में लाल गुलाब खिले हुए थे। वो उन फूलों को कुछ पल निहारती रही। आज तक वो पापा के सामने खड़ी हो बेझिझक कोई बात नहीं कह पाई है, फिर इतनी बड़ी बात भला कैसे कह पाएगी? किंतु आखिर कब तक टाला जा सकता है? देखते देखते 3 वर्ष बीत गए थे। उसने MSc कर लिया था। अब तक तो पढ़ाई का बहाना करके वो रिंकू को रुकने के लिए कहती आई थी। अचानक उसे एक बात सूझ गई। वो बोली, रिंकू, तुम स्वयं ही आकर पापा से कह दो ना, मुझे बड़ी झिझक हो रही है। रिया, झिझक नहीं, डर कहो। समस्या से दूर भागने की यह सोच ही तुम्हारी कमजोरी है। खैर, ठीक है, मैं कल शाम को आऊंगा। रिंकू ने हंसते हुए रिया से विदा ली। पापा ने दफ्तर से आकर चाय पी और अखबार लेकर आराम कुर्सी पर बैठ गए। रिया का दिल ये सोचकर धक धक कर रहा था कि बस अब रिंकू आता ही होगा। थोड़ी देर बाद रिंकू आया। हाथ जोड़कर उसने कहा, नमस्ते अंकल। कुछ देर तक इधर उधर की आम बातें हुई। फिर रिंकू ने अपने स्वभाव के मुताबिक सीधे प्रस्ताव रख दिया, अंकल, मैं और रिया एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं आपसे रिया का हाथ मांगने आया हूँ। क्या? उनके हाथ से अखबार गिर गया। उन्हें अपनी सरल संकोची बेटी के इस फैसले पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुछ पलों बाद उन्होंने स्वयं को संयत करते हुए कठोर आवाज में कहा, देखो रिंकू, मुझे ये बचकाना तरीका बर्दाश्त नहीं है। तुम लोग खुद विवाह का निर्णय करो, ये गलत है। अच्छा, तुम अपने पापा को भेजना। अच्छी बात है, मैं अपने पापा को भेज दूंगा। रिंकू उठकर नमस्ते करके चल पड़ा। रविवार को वृद्ध ज्योतिषी आ पहुँचे। कमरे में मौन छाया था। रिया और रिंकू की कुंडली सामने बिछाकर लंबे समय तक गणना करने के बाद ज्योतिषी ने सिर उठाया, रमाकांत, दोनों कुंडलियां तनिक मेल नहीं खाती।
कन्या पर गंभीर मंगल दोष है। लड़के की कुंडली तो गंगाजल की तरह दोषहीन है। मंगल दोष वाली कन्या का विवाह उसी दोष वाले वर के साथ होना ही श्रेष्ठ होता है। तुम्हारी कन्या का विवाह इस वर के साथ होने पर 4-5 वर्षों में ही वर की मृत्यु हो जाएगी। पंडित जी के शब्द सबको दहला गए। रिंकू के पापा सिर झुकाए चले गए। पर्दे की ओट में बैठी रिया जड़ हो गई। पंडित जी के शब्द मानो कोई माने नहीं रखते। नहीं, वो कुछ नहीं सुन रही थी। ये तो कोई बुरा सपना है। रिया ख्यालों में खो गई। दीदी, बैठे बैठे सो रही हो क्या? पापा कब से बुला रहे हैं तुम्हें? छोटी बहन ने रिया को झकझोर कर उठाया। रिया बोझिल कदमों से पापा के सामने जा खड़ी हुई थी। कमरे में उनकी आवाज गूंज उठी। रिया, ज्योतिषी ने साफ कह दिया है, दोनों जन्म कुंडलियां तनिक भी मेल नहीं खाती। यह विवाह हो ही नहीं सकता। अनिष्ट के लक्षण स्पष्ट हैं। भूल जाओ सब कुछ। माँ का दबा गुस्सा फूट पड़ा था। लड़की माँ बाप का लिहाज न कर स्वयं वर ढूंढने निकलेगी तो अनर्थ नहीं तो और क्या होगा। कान खोल कर सुन लो, उससे मेलगोल बिल्कुल बंद कर दो। कोई गलत कदम उठाकर उस भले लड़के की जान मत ले लेना। कहने सुनने को अब रह ही क्या गया था। रिया चुपचाप अपने कमरे की ओर लौट आई थी। रिया लॉन में बैठी पत्रिका पढ़ रही थी। मन पढ़ने में लग ही नहीं रहा था। रिया अपने अंदर ही घुटती जा रही थी। देखते देखते 3 माह गुजर गए। न रिंकू का कोई फोन आया, न मिलने की कोशिश ही की। क्या करे वह? रिंकू कोलकाता में नई नौकरी के लिए जा चुका था। वो कश्मकश में थी। वो नहीं विश्वास करती थी ज्योतिषी की भविष्यवाणी पर। ज्योतिषी की बात पत्थर की लकीर है क्या? वो रिंकू से विवाह जरूर करेगी, लेकिन अगर पंडित जी की वाणी सही निकल गई तो। अशोक भैया ने पंडित जी का विरोध कर विवाह किया था। आज विधुर हुए बैठे हैं नन्ही पुत्री को लिए। ज्योतिषी का लोहा पूरा परिवार मानता है। क्या उसके प्यार में स्वार्थ की ही प्रधानता है? रिंकू के जीवन से बढ़कर क्या उसका निजी सुख है? नहीं नहीं, रिंकू के अहित की बात तो वो सपने में भी नहीं सोच सकती। रिंकू से हमेशा के लिए बिछुड़ने की बात सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा है। खटाक, कोई गेट खोल कर आ रहा था। अरे, 3 महीने बाद आज रिंकू आ रही है। रिंकू उसके पास आकर कुछ पल मौन खड़ी रही। चुप्पी तोड़ते हुए रिंकू ने कहा, रिया, कल मेरा जन्मदिन है। छोटी सी पार्टी रखी है, घर आओगी ना? रिया ने डबडबाती आंखों से रिंकू को देखा। पता नहीं माँ तुम्हारे घर जाने की अनुमति देंगी कि नहीं। रिंकू वापस चली गई तो रिया ने किसी तरह माँ को मनाकर रिंकू के घर जाने की अनुमति ले ली। रिया की उदासी ने शायद माँ का दिल पिघला दिया था। अगले दिन रिंकू के घर जाकर वो बेमन से ही पार्टी में भाग ले रही थी। तभी उसे लगा कोई उसके निकट आ बैठा है। पलटकर देखा तो हैरान रह गई थी। रिंकू। रिया खुशी के मारे लगभग चीख पड़ी थी। फिर सोचने लगी कि कब आया रिंकू कोलकाता से। रिंकू ने कल कुछ भी नहीं बताया था। रिंकू और रिया लॉन में एक ओर जाकर बैठ गए। रिया का जी बुरी तरह घबरा रहा था। रिंकू से इस तरह अचानक मुलाकात के लिए वो बिल्कुल तैयार न थी। रिया, आखिर क्या निर्णय किया तुमने? मैं ज्योतिषियों की बात में विश्वास नहीं करता। भविष्य के किसी अनिश्चित अनिष्ट की कल्पना मात्र से वर्तमान को नष्ट करना भला कहाँ की अक्लमंदी है। छोड़ो अपना डर, हम विवाह जरूर करेंगे। रिंकू का स्वर दृढ़ था। ओह रिंकू, बात मेरे अनिष्ट की होती तो मैं जरा भी नहीं सोचती, लेकिन तुम्हारे अनिष्ट की बात सोचकर मेरा दिल कांप उठता है। बोलते हुए रिया की सिसकियां नहीं रुक रही थीं। रिया, तुम सारा भार मुझ पर डालकर हाँ कर दो। विवाह के लिए मन का मेल ग्रहों व कुंडलियों के बेतुके मेल से अधिक महत्वपूर्ण है। रिंकू के स्वर में उसका आत्मविश्वास झलक रहा था। नहीं रिंकू, नहीं, मैं किसी भी तरह मन को समझा नहीं पा रही हूँ। यह अपराध भाव लिए मैं तुम्हारे साथ जी ही नहीं सकती। रिया ने आंसू पोंछ लिए। तो मैं समझूं कि हमारे बीच जो कुछ था वह समाप्त हो गया। ठीक है रिया,
सिर्फ यादों के सहारे हम जीवन की लंबी राह काट नहीं सकेंगे। जल्दी ही दूसरी जगह विवाह कर प्रसन्नता से रहना। रिंकू चला गया था। अकेली बैठी रिया बुत बनी उसे देखती रही थी। रिया अपने ही कॉलेज में पढ़ाने लगी थी। रिंकू वापस कोलकाता चला गया, अपनी नौकरी में रम गया था। रिंकू लखनऊ चली गई थी। सप्ताह माह में बदलकर अतीत की कभी न खुलने वाली गुहा में फिसलकर बंद हुए जा रहे थे। रिया दिन भर कॉलेज में व्यस्त रहती थी, शाम को घर लौटते ही उदासी के घेरे में घिर जाती थी। देखते देखते रिंकू से बिछुड़े पूरा 1 वर्ष बीत गया था। एक दिन शाम को कॉलेज से लौटकर सामने रिंकू को बैठी देख रिया को बड़ा आश्चर्य हुआ। रिंकू अचानक लखनऊ से कैसे आ गई? चाय पीते हुए दोनों इधर उधर की बातें करती रहीं। फिर रिंकू ने अपना पर्स खोलकर एक सुंदर सा शादी का कार्ड रिया की ओर बढ़ाया। रिया, अगले रविवार को रिंकू भैया की शादी है। भैया का अव्यवस्थित जीवन और अंदर ही अंदर घुलते जाना मुझसे देखा नहीं गया। मैंने बड़ी मुश्किल से उनको शादी के लिए तैयार किया है। तुम तो अपनी जिद पर अड़ी हुई हो, दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है। रिंकू का चेहरा गंभीर हो गया था। मूर्तिवत बैठी रिया को करुण नेत्रों से देखती हुई रिंकू चली गई थी। रिया कार्ड को भावहीन नेत्रों से देखती रही। दिल में कई बातें उठने लगी। क्या उसका रिंकू पराया हो गया? मात्र 1 वर्ष में कोमल जैसी सुशील सुकन्या को पाकर रिंकू का जीवन खिल उठेगा। एक वो है जो रिंकू की याद में घुलती जा रही है, लेकिन उसे क्रोध क्यों आ रहा है? क्या रिंकू जीवन भर कुंवारा रहकर उसके गम में बैठा रहता? ठीक ही तो किया उसने। पर उसे इतनी जल्दी क्या थी? जब तक मेरी शादी कहीं तय नहीं होती तब तक तो इंतजार कर ही सकता था। अभिमानी रिंकू, यह मत समझना कि कोमल के साथ तुम ही मधुर जीवन जी सकोगे। मैं भी आऊंगी तुम्हारे घर अपने विवाह का न्योता देने, तुमसे अधिक सुंदर स्मार्ट लड़के की खोज करके। रिया ने हाथ में लिए हुए कार्ड के टुकड़े टुकड़े कर डाले। रिया के लिए उसके पापा ने वर ढूंढने शुरू कर दिए, लेकिन रिया की नजरों में वे खरे नहीं उतरते थे। उसकी जोड़ का एक भी तो नहीं था। माँ और पापा कितना ही समझाने की कोशिश करते, लेकिन रिया नहीं झुकी। अंत में पापा ने रिया के लिए वर ढूंढना छोड़ दिया था। समय अपनी गति से घूमता रहा। 10 वर्ष जाने कैसे सपने से बीत गए। छोटी बहन और भाई की शादी हो चुकी थी। रिया उम्र के एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी थी जहां आदर्श टूट जाते हैं, कल्पनाएं धुएं की तरह उड़ जाती हैं और जीवन अपने कटु यथार्थ के धरातल पर आ जाता है। प्यार, गुस्सा, बदला, रिंकू सब कुछ मन के किसी अवचेतन कोने में जाकर दुबक गए थे। रिया ने अनुभव किया कि अब उसे पुरुष की बलिष्ठ संरक्षक बाहों की आवश्यकता है। छोटी बहन की ससुराल से राहुल आए थे। राहुल ने रिया से ब्याह करने का प्रस्ताव रखा था। राहुल का व्यक्तित्व अति सामान्य और अनाकर्षक था। उनकी अपनी एक छोटी फैक्ट्री थी। क्या इस अनाकर्षक 42 वर्षीय प्रौढ़ के लिए ही उसने इतनी लंबी प्रतीक्षा की थी? लेकिन अपने मन की ख्वाहिशों को दबाकर रिया ने राहुल का हाथ थाम लिया। विवाह के अगले वर्ष राखी का जन्म हुआ था। रिया अपनी पिछली कड़वाहट भूलकर बेटी में खो गई थी, पर रिया के शांत जीवन में अचानक आंधी आ गई। राहुल राखी को हॉस्टल में भेजना चाहते थे। रिया ने लाख मिन्नतें की, पर राहुल ने अपना निर्णय नहीं बदला। राखी के हॉस्टल में चले जाने के बाद रिया गुमसुम सी हो गई थी। न ही वह राहुल के साथ उसकी पार्टियों में जाकर घंटों बैठ पाती थी, न राहुल की नीरस बातें सहन कर पाती थी। उसे सबसे अधिक खलती थी राहुल की संगीत के प्रति अरुचि। न राहुल को उसका वायलिन बजाना भाता था, न ही वो संगीत कार्यक्रमों में जाता था। रिया का नौकरी करना भी उसे पसंद नहीं था। न कोई रोमांस, न रोमांच। रिया दुख और अलगाव में जीते जीते पत्थर सी हो गई थी। बीबी जी, चाय बना लाऊं? दूध आ गया है। नौकरानी की आवाज से रिया की तंद्रा टूटी और वो वर्तमान में लौट आई। सिर भारी हो आया है। ओह, अकेले 10 दिन वो नहीं रहेगी घर में।
मौसी के यहाँ चली जाएगी। नौकरानी से चाय बनाने के लिए कहकर रिया हाथ मुंह धोने चली गई। रिया ने अपनी गाड़ी एक ओर खड़ी की और मौसी के लिए फल खरीदने स्टोर में घुस गई। कार्ड पेमेंट है। पेमेंट के लिए लाइन में खड़ी रिया यह आवाज सुनकर चौंक उठी। लाइन में आगे खड़ी रिंकू को देखा। रिंकू, रिया खुश हो जोर से बोली। रिंकू ने रिया को बाहों में भर लिया। पेमेंट कर रिंकू रिया की गाड़ी में आ बैठी। रिंकू अपना किस्सा सुनाने लगी। उसने रिसर्च पूरा कर लिया था। उसी दौरान उसकी शादी हो गई थी। उसकी भी इकलौती बेटी है जिसकी पिछले अक्टूबर में शादी हो गई है। वो यहाँ पति के साथ आई थी, कुछ काम था उनका। रिंकू ने रिया को नहीं छोड़ा। खोद खोद कर उसकी निजी जिंदगी के संबंध में पूछने लगी। कई वर्षों बाद किसी अपने ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा था। रिया का मन मर्यादा त्याग कर उमड़ पड़ा। रिंकू, मैं पूरा जीवन भटकती ही रह गई। मुझे कुछ भी न मिला। आखिरकार मेरा अपना बनकर कोई भी तो न रहा। मेरे चारों ओर है केवल उदासी, उलझन, तनाव। मैं जाने कब टूटकर बिखर जाऊं। रिया सिसक रही थी। रिंकू सिसकती रिया को चुपचाप देखती रही। रोने दो जी भर। बरसों की घुटन आंखों की राह बह जाए तो रिया का तनाव कुछ कम हो जाएगा। कक्षा में सबसे आगे रहने वाली रिया की कुशाग्र बुद्धि उसे जीवन संग्राम में विजयी बनने की राह नहीं दिखा सकी। रिंकू ने रिया के कंधे पर हाथ रखा। रिया सिर उठाकर भरे नेत्रों से रिंकू की ओर देख रही थी। रिया, क्या इस सारे बिखराव का कारण तुम स्वयं नहीं हो? तुम में निर्णय करने और जोखिम मोल लेने की हिम्मत ही नहीं थी। किसी ज्योतिषी की ग्रहगणना में तो तुम्हें विश्वास था, लेकिन रिंकू के आश्वासनों पर नहीं कर सकी। संकल्पों पर न रिंकू के ब्याह में जन्मपत्रियां मिलवाई, न मेरे ब्याह में ही। मैंने अपनी बेटी के ब्याह में भी पत्रियां नहीं मिलवाई। फिर भी हम सब सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रिया, सच्चाई ये है कि तुम्हारे अंतर्मन में रिंकू निराकार रूप में आज भी व्याप्त है। मन की यही गांठ राहुल के साथ सुखद और आनंदमय जीवन जीने से तुम्हें निरंतर रोक रही है। रिंकू कुछ देर मौन बैठी रही, फिर रिया के माथे पर आए पसीने की बूंदों को पोंछते हुए बोली, रिया, जरा सोचो तो, आखिर राहुल में ऐसी क्या कमी है? वे व्यस्त व्यवसायी हैं। उनके व्यवहार में उनका अपना संस्कार छाया हुआ है। संस्कारों को आसानी से बदला भी तो नहीं जा सकता। राखी को उन्होंने हॉस्टल तुमसे छीनने के लिए तो नहीं भेजा है, बल्कि उसके अच्छे भविष्य के लिए ही भेजा है। रिया, जरा सोचो, क्या तुमने अपने पति के साथ न्याय किया है? न कभी उनके व्यवसाय में दिलचस्पी ली, न उनके दोस्तों में। तुम्हारा सान्निध्य तो राहुल को कभी मिला ही नहीं। रिया, न तो तुम में रिंकू से ब्याह करने की हिम्मत थी, न ही उसकी स्मृति में अकेले दृढ़ जीवन बिताने का साहस। तुम स्वयं को भी समझ नहीं पाई। रिंकू एक सांस में ही इतना कुछ कहकर हौंफने लगी थी। कुछ पल तक दोनों मौन बैठी सजल नयनों से सड़क की ओर देखती रहीं। रिंकू ने घड़ी की ओर देखा, फिर झट गाड़ी से उतर पड़ी और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, रिया, देर हो रही है, मैं चलूं। कम से कम जीवन के बचे चंद दिनों को अब राहुल के साथ प्रसन्नता से जी लो। रिया ने रुमाल निकालकर अच्छी तरह चेहरा पोंछ लिया। आकाश से छटे बादलों की तरह उसे अपना मन साफ लगा। राहुल, राखी, राहुल का व्यवसाय, सब कुछ तो उसका अपना है। अब वह नहीं बिखरेगी, नहीं भटकेगी। उसे तो अभी बहुत कुछ करना है, पति के लिए, बेटी के लिए।